नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली बॉर्डर पर 6 दिन से डटे किसानों को सरकार ने क्या नया ऑफर दिया। सुबह सुबह एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लोगों से क्या अपील करते नजर आए। वोट से पहले हैदराबाद में किसने बांटे नोट और बंगाल में ममता को छोड़कर मोदी के साथ क्यों आ गए मुसलमान। दिल्ली बॉर्डर पर डटे हजारों किसानों को सरकार की तरफ से आज फिर बातचीत का ऑफर मिला, लेकिन किसान अपनी कुछ शर्तें पूरी होने तक बातचीत के लिए तैयार नहीं। किसान आंदोलन का आज 6ठा दिन है, लेकिन सहमति अब तक नहीं बन पाई है। किसानों को मनाने के लिए आज फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत का न्योता दिया है और दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बुलाया है। किसान जाएंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। कृषि मंत्री से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ऑफर दिया था और किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में शिफ्ट होने पर तुरंत बातचीत का वादा किया था, लेकिन बुराड़ी को ओपन जेल करार देते हुए किसानों ने वो ऑफर ठुकरा दिया था। बातचीत के लिए किसानों ने कुछ शर्तें रखी हैं, उसके बिना वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं कि बातचीत अनकंडीशनल हो, सरकार एमएसपी की बात कानून में डाले, कानून में लिखा जाए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और एमएसपी से कम दाम पर किसान की फसल को खरीदना कानूनन जुर्म होगा। जब तक सरकार ये बातें नहीं मानती तब तक किसान वापस आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक सरकार विदाउट कंडीशन गलबात नहीं करेगी, ये नेशनल हाईवे पर ही असी जमे रहांगे, टिके रहांगे, जाम करके रखांगे। ये बॉर्डर पर खड़ के लड़ेंगे, लड़के वापस जाएंगे, हटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, जीत कर जाएंगे। सरकार और किसानों के बीच पिछले कुछ महीनों में 2 बार बातचीत हो चुकी है। इस बार किसान फाइनल सेटलमेंट चाहते हैं। सरकार के मंत्री ऑफर दे रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने संदेश के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश। मोदी ने मैसेज तो दिया, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन अभी भी खत्म नहीं किया है। सरकार के मंत्री तो बातचीत का ऑफर दे ही रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीधा संदेश दिया है। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी पहुंचे मोदी ने 25 मिनट तक किसानों को मैसेज दिया। किसानों के मन में जितनी भी शंकाएं हैं प्रधानमंत्री ने सब दूर की। एमएसपी और मंडी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बारे में समझाया। हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की भी चर्चा की और कहा कि किसानों को गुमराह करने में लगी कांग्रेस की एक राज्य सरकार किसान सम्मान का फंड किसानों तक पहुंचने ही नहीं देती है। आंदोलन पर डटे किसान दिल्ली में एंट्री के 3 रास्तों पर बैठे हुए। किसानों का हुजूम आज कुछ और नए रास्तों को भी ठप कर सकता है। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने अपील की, खुद प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिया, लेकिन किसान लिखित में अपनी मांग माने जाने तक धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के हर बॉर्डर पर वो अब भी डटे हुए हैं। सड़कें बंद होने से कई रूट के ट्रैफिक पर असर पड़ा है और आज किसान कुछ नए रूट पर भी सड़क घेर सकते हैं। दिल्ली का सिंधु बॉर्डर सील है
मुकरबा चौक से रूट डाइवर्ट किया गया है। सिग्नेचर ब्रिज से रोहिणी जाने वाला रास्ता भी बंद है। टीकरी बॉर्डर बंद है, लिहाजा जिन लोगों को दिल्ली से हरियाणा जाना है उन्हें NH 8 से जाने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम बॉर्डर पर भी किसान जमे हैं, लेकिन यहाँ सिंधु बॉर्डर वाला हाल नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरना जारी है, लेकिन यहाँ भी अभी कोई डाइवर्जन नहीं किया गया है। NH 9 से यूपी गेट फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ियों को दिल्ली भेजा जा रहा है और आज किसानों की योजना दिल्ली नोएडा रास्ते को बंद करने की है। सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। सिंधु बॉर्डर पर 2 से 3 हजार किसान हैं। टीकरी बॉर्डर पर 1500 किसान जमे हुए हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी 1000 किसानों ने डेरा डाल रखा है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों को समझाने खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पहुंचे। पुलिस ने अपना अच्छा इंतजाम किया हुआ है और अब देख ही रहे कि पुलिस फोर्स की तैनाती भी है और हम हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं। पुलिस किसानों को समझा तो रही है, साथ ही इनके खिलाफ अब एक्शन की तैयारी भी शुरू हो गई है। सिंधु बॉर्डर पर 27 नवंबर को हुए बवाल को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है। दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। देश के हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल हो चुके ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना वोट डाला। इस बार हैदराबाद नगर निगम के चुनाव बड़े दिलचस्प हो गए, क्योंकि ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को प्रचार के लिए उतारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही ओवैसी वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के लोगों से वोट डालने की अपील की। बाहर निकाल दो। ओवैसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, KT रामाराव भी सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। इस बार हैदराबाद निगम चुनाव में बैलेट पेपर से वोट डाला जा रहा है। वोट डालने के बाद ओवैसी ने हैदराबाद की जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील की। सेंट फेस स्कूल में असदुद्दीन ओवैसी अपना मतदान करने के बाद आप देखिए यहाँ पर निकल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के लिए GHMC के ये चुनाव इस बार बहुत बड़े चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने उनके गढ़ में आकर उन्हें चुनौती दी है। असदुद्दीन ओवैसी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे असदुद्दीन ओवैसी से कि कैसे वो जो अपील कर रहे हैं यहाँ पर लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने मतदान का प्रयोग करें। असदुद्दीन ओवैसी वोट डालकर सेंट फेस स्कूल से बाहर निकलते हुए। ओवैसी ने कहा कि लोग अपने घरों से निकलकर अपना वोट कास्ट करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूँ और मैं आप तमाम के ज़रिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूँ कि वो अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहज़ीब, सखाफ़त, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूँ कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर राय दहिंदे निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। जिस वक्त ओवैसी वोट डालने पहुंचे, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद थे। देखिए T राघवन की रिपोर्ट। MIM के MP असदुद्दीन ओवैसी अपना वोट डालने के बाद निकल रहे हैं। देखिए उनका अंदाज कितना जुदा है। इसका एक बानगी यहाँ पर आप देखिए। वो जब वोट डालने यहाँ पर पहुँचे थे तो वो अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ पर आ गए और इसी मोटरसाइकिल से अब वो वोट डालकर निकल रहे हैं, इस अपील के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैदराबाद के GHMC के इलेक्शंस में वोट कास्ट करें, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि GHMC के इलेक्शंस में पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। इस बार उन्होंने ख़ास तौर पर सभी लोगों से, ख़ास तौर पर युवाओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बाद में यहाँ से देखिए इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए वो राउंड्स पर भी निकलते हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में किस तरह से वोटिंग हो रही है और उत्सव का जायजा भी असदुद्दीन ओवैसी लेते हैं। हमेशा उनकी
की आदत है कि वो ऐसी मोटरसाइकिल से हमेशा वोट कास्ट करने के लिए आते हैं और इसी मोटरसाइकिल के ज़रिए वो राउंड्स पर भी निकलते हैं, पूरे इलाकों का दौरा करते हैं, क्योंकि ओल्ड हैदराबाद जो MIM का गढ़ है वहाँ पर वो गलियां वहाँ पर बहुत तंग हैं, इसीलिए हमेशा वो मोटरसाइकिल, हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी के लिए चैलेंज इस बात को भी लेकर है कि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ा चैलेंज मजलिस को दिया है। हालांकि ओल्ड सिटी की बात कर लें तो यहाँ पर मजलिस का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा लगता है, उनका किला काफ़ी मजबूत लगता है, लेकिन जिस तरह से रेस्ट ऑफ हैदराबाद में मजलिस को चुनौती दी गई है, बाकी पार्टियों को चुनौती दी गई है बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से नैरेटिव सेट किया है बीजेपी से, उससे काफ़ी बौखलाहट है, ऐसा कहा जा सकता है मजलिस में, ख़ासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी में, और उसका जवाब देने की वो उन्होंने हर संभव कोशिश की और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज मतदान के दिन मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे। उनका ये कहना है कि हैदराबाद को भाग्यनगर बनने से रोकने की ये लड़ाई है और इस लड़ाई में लोग उनका साथ देंगे, इस उम्मीद के साथ वो मतदान करने आए हैं। कैमरामैन वेंकटेश के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद। हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके के शास्त्रीपुरम में वोटर्स का मूड क्या है? क्या वो ओवैसी के साथ हैं या फिर बीजेपी के? हैदराबाद के वोटर्स के मन में क्या है? ओल्ड सिटी के शास्त्रीपुरम इलाके में फ़िलहाल हम मौजूद हैं। कुछ वोटर्स यहाँ पर अपने वोट का प्रयोग कर आए हैं। आप बताइए, इस बार बहुत ज़्यादा ज़ोरदार प्रचार हमको देखने के लिए मिला। ये बताया जा रहा है कि एकदम इलेक्शन नेशनल हो गया। आपके जहन में क्या मुद्दे हैं? आप अभी भी हैदराबाद की सड़क, पानी, बिजली को देखकर वोट डालते हैं या फिर जिस तरह का नेशनल लेवल पर जो मुद्दे उठाए गए वो मुद्दे आपके दिमाग में चलते हैं? नहीं साहब, हम जो है सड़क और पानी और ये रोड्स, बिजली, ये तमाम चीज़ों को देखकर जो है हम वोट डालते हैं। जी, उनको ये बात मालूम हो चुकी है कि उसके बीच में जो रहकर जो पार्टी काम करती है, उनके यानी जो कुछ भी उनके मसाइल होते हैं, चाहे बिजली के हो, चाहे पानी के हो, चाहे लाइट के हो, ये चुनाव जो है उसी का चुनाव है। ये मजलिस की बात कर रहे हैं? नहीं, मजलिस की नहीं कर रहा हूँ मैं बात। मैं बात जो कर रहा हूँ कि मैं जो एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर जो काम कर रही है पार्टी, वो पार्टी मजलिस है। आपके जहन में क्या चल रहा था और जब आप वोट डालकर आए हैं तो आपको क्या लगता है कि लोकल मुद्दों पर ही वोट पड़ने चाहिए कि नेशनल इश्यूज जो बने गए हैं उस पर वोट? अब जो नेशनल इश्यूज बनाए गए उसके ऊपर पड़ने चाहिए। जो विकास का काम है वो विकास होना चाहिए और विकास के ऊपर ही हम लोग मुद्दों को पकड़ के चल रहे हैं। आपके जहन में क्या चलता है जब आप वोट डालने आए हैं और क्यों आप ऐसा कहते हैं कि मजलिस ही वो पार्टी है जो सबको साथ लेके चले? देखो, वो भी बराबर ही है। आप मुसलमान, हिंदू, चाहे मुस्लिम रहते हो, सब बराबर ही है। चाहे अच्छा रहो, बुरा रहो, सब रहो, पर अकबराविसी करे, जो जगह पे करना था वो जगह पे करे, जो नहीं करना था वो जगह पे नहीं करे, समझो। हैदराबाद की तरह आज जम्मू कश्मीर में भी लोकल बॉडी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना की तरह कश्मीर में भी बीजेपी पहली बार कड़ी टक्कर दी। जम्मू कश्मीर में आज जीडीसी यानी जिला विकास परिषद के दूसरे दौर का मतदान हो रहा है। शनिवार को पहले चरण का मतदान हुआ और आज दूसरे दौर की वोटिंग है। पहले दौर में 52% वोट डालकर जनता ने आतंकवाद और अलगाववाद समर्थकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चुनाव प्रचार में कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी कश्मीर पहुंचे, अनंतनाग में चुनावी रैली की और बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी सभा हुई, जिसमें MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधित किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस रैली में काफ़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए थे। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाल में चुनावों से पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। TMC के करीब 500 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तृणमूल कांग्रेस के 500 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये सभी TMC के जमीनी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विकास के काम न करने का आरोप लगाया। मुसलमान ममता बनर्जी के वोट बैंक रहे हैं, इसलिए इसे TMC के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
बीजेपी में शामिल हुए इन 500 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी कह रही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास मिशन का असर है। 500 अल्पसंख्यक लोग भाजपा में शामिल हुए। ये क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी का जो नकली प्रेम वो सारे अल्पसंख्यक लोगों को महसूस हो गया, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये मालूम हो रहा है, और इसके कारण वो ममता बनर्जी को छोड़कर भाजपा में योगदान किया। पश्चिम बंगाल में 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं। बंगाल की 294 सीटों में से 100 पर मुस्लिम वोट का काफी असर पड़ता है। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद के पिता ने अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शैला के पिता ने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है और अपनी बेटी को विदेश से फंड मिलता है, जिसकी जांच की उन्होंने मांग की। शैला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने बेटी शैला रशीद पर देश के दुश्मनों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। अब्दुल राशिद ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर बेटी शैला रशीद, बड़ी बेटी आसमा रशीद और पत्नी जुबेदा शोरा समेत सिक्योरिटी गार्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद ने दावा किया कि उन्हें उनकी बेटी से जान का खतरा है। आपके बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। मैंने इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा। एजेंसी से उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकला है। अब्दुल राशिद का कहना है कि कश्मीर की राजनीति में शामिल होने के लिए शैला रशीद को मोटी रकम मिली है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पहले शैला के साथियों ने उन्हें भी मोटी रकम देकर अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। अब वो बेटी के एनजीओ को मिलने वाले फंडिंग की जाँच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। कहला कि आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये NGOs भी चलाती है, उन NGOs की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। शैला रशीद ने पिता के आरोपों को आधारहीन और घृणित बताया है। शैला ने ट्वीट कर लिखा, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक पत्नी को पीटने वाले और गाली देने वाले इंसान हैं। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी की प्रतिक्रिया है। शैला रशीद के पिता के आरोपों वाली चिट्ठी को गंभीरता से लेते हुए कश्मीर के IGP ने श्रीनगर के SSP को जांच करने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सरहद पार से आए एक मोटार को सुरक्षा बलों ने बहुत ही सावधानी से डिफ्यूज किया। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया ये मोटार अगर रिहायशी इलाके में फट गया होता तो न जाने कितना बड़ा नुकसान पहुंचा होता। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर के करीब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के दौरान इस मोर्टार को रिहायशी इलाके को टारगेट कर दागा गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि ये मोर्टार फटा नहीं। गांव वालों की सूचना पर सेना की टीम मौके पर पहुंची और मोर्टार को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में इसे खाली जगह पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया गया। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से दागे गए इस मोर्टार को नाकाम करने के साथ ही रिहायशी इलाके में होने वाली एक बड़ी घटना को भी टाल दिया। कोरोना की वैक्सीन के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोदी की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। मोदी ने जो काम 2 दिन पहले किया था, वही काम बोरिस जॉनसन ने 2 दिन बाद किया। 28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी पुणे और हैदराबाद की उन प्रयोगशालाओं में गए थे जहां कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी एक ऐसी लेबोरेटरी का दौरा किया है जहां वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है।
बोरिस जॉनसन जिस प्रयोगशाला में गए वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले वैक्सीन पर काम चल रहा है। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।